हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सोना अपने कमरे में बैठी फोन में इंस्टाग्राम रील्स देख रही होती है। तभी रील्स के बीच में एक उर्फी जावेद की रील भी आ जाती है, जिसे देखकर वो कहती है, अरे बाप रे, ये लड़की क्या पहनकर घूम रही है। इसमें तो कपड़ा ही नहीं लगा हुआ है, सिर्फ बाल से उसने खुद को ढका हुआ है। सोना ये देख ही रही थी, तभी उसकी माँ कोमल वहाँ आती है और उससे कहती है, अरे ये तू फोन में ही लगी रहती है, कब से तुझे ढूंढ रही हूँ मैं। अरे माँ, मैं उर्फी जावेद की वीडियो देख रही थी, देखो कितने अच्छे कपड़े हैं इसके। हाय राम, ये क्या पहन लिया इसने, कोई इसे कुछ कहता नहीं है। अरे माँ वो सब छोड़ो, इसके फॉलोवर्स कितने ज्यादा हैं। मुझे भी ऐसे ही अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ानी है। अरे ओ माता, ये सब बाद में करते रहना, पहले मेरी बात ध्यान से सुन। कल तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तो ठीक से संस्कारी कपड़े में आना। लड़की की माँ को बिल्कुल नहीं पसंद कि उसकी बहू सूट सलवार भी पहने। अरे माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैंने आपको पहले ही बताया था ना। फिर भी मैं कुछ नहीं जानती, कल तुझे वो देखने के लिए आ रहे हैं और तेरी शादी भी उसी लड़के से होगी, समझी? अच्छा, संस्कारी कपड़े पहनने हैं, ठीक है, आपको तो मैं कल बताती हूँ। कोमल इतना कहकर बाहर चली जाती है। और अब अगली सुबह सोना के घर पर मोहन और गोमती आते हैं रिश्ते की बात करने, और कोमल सोना को आवाज देकर बुलाती है, सोना, ओ सोना बेटी, जल्दी बाहर आ जा, मेहमान आ गए हैं, चाय और नाश्ता ले आ। कोमल की आवाज सुनकर सोना बाहर आती है। उसके हाथ में एक नाश्ते की ट्रे थी, साथ ही उसने टॉप की जगह ऊपर भी एक पैंट पहनी हुई थी और नीचे भी। ये देखकर गोमती कहती है, राम राम, अरे लड़की ये क्या पहनकर आ गई तू? सोना, ये क्या हरकत है, मैंने कहा था साड़ी पहनकर आना, लेकिन तू ये अजीब से कपड़े क्यों पहन आई? अरे देखो तो, इसका न ऊपर का पता चल रहा है और ना ही नीचे का। अरे आंटी जी, ये आजकल का फैशन है, बस फर्क ये है कि मैंने नीचे का ऊपर ही पहन लिया है। क्या बात है यार, तुम तो बिल्कुल उर्फी जावेद की तरह औसम हो, कितनी फैशनेबल भी हो। मुझे तुम्हारा ये लुक बहुत पसंद आया। अरे क्या पसंद आया तुझे इस लड़की में? ये निहायती बिगड़ी हुई लग रही है। भला ऐसे कपड़े कौन अपने रिश्ते के समय पहन कर आता है? देखिए आंटी जी, आप मुझे कुछ भी कहें, पर आप मेरे कपड़ों के बारे में कुछ मत कहना, समझी आप? मैं एक बदतमीज और बेशर्म लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। अरे माँ, कितने तो अच्छे हैं इनके कपड़े, मुझे तो बहुत पसंद आई हैं ये। थैंक यू, आप मुझे अपनी माँ से ज्यादा समझदार लग रहे हैं। बंद करो ये सब, चल मोहन घर। अरे माँ रुको तो, बात तो करने दो। मोहन की बात को काटते हुए गोमती उसे वहाँ से गुस्से में ले जाती है। और वहीं दूसरी ओर सोना की ये हरकत देखकर उसकी माँ कोमल उससे कहती है, अरे ओ बेशरम, तूने तो आज मेरी नाक ही कटवा दी, ये कैसे कपड़े पहनकर आ गई तू? अरे माँ, आपको मैंने पहले ही कहा था और कल भी कहा था कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, फिर भी आप नहीं मानी और इन्हें घर बुला लिया, तो मुझे ये करना ही पड़ा। और जब मैंने सोच लिया कि मुझे अब फेमस होना है, और इससे अच्छा और कोई तरीका ही नहीं है मेरे पास जल्दी फेमस होने का, समझिए आप? क्या मतलब है तेरा? तू अब रोज इन्हीं कपड़ों में बाहर जाएगी? नहीं माँ, इन कपड़ों में नहीं, इनसे भी अच्छे कपड़ों में। हाय राम, ये कौन सा भूत चढ़ गया है मेरी बेटी के माथे पर? इतना कहकर सोना वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन जब सोना अपने घर में सफाई कर रही थी, तभी उसे एक बेकार तार पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो कहती है, अरे ये क्या, मैंने उस वीडियो में देखा था कि उर्फी ने तार से भी एक ऐसी ड्रेस बनाकर पहनी थी, तो क्यों ना मैं भी ऐसी एक ड्रेस पहनूं, मजा आ जाएगा ना। पार्क में जाकर एक रील बनाऊंगी और फेमस हो जाऊंगी। इतना कहकर सोना उन तारों को अपने शरीर पर लपेट लेती है और ये देखकर उसकी माँ कहती है, हाय राम, ये क्या पहनाई अब तू? ये तार मैंने घर के लिए रखे थे, क्योंकि रसोई की वायरिंग करवानी थी और उसके तार चेंज होंगे, पर इसे तूने लपेट लिया। अरे माँ, फिर से मुझे टोक रही हैं। ये मेरी नई ड्रेस है और अब मैं इसे पहनकर एक रील बनाने जा रही हूँ। देखना, मेरी ये ड्रेस देखकर सबको करंट लग जाएगा। बाकियों का तो पता नहीं, मुझे जरूर हार्ट अटैक का करंट लग रहा है। अरे माँ, अब ये बहाना बंद करो, मैं जा रही हूँ फेमस होने। इतना कहकर सोना वहाँ से चली जाती है और उसे यूँ देखकर आस पड़ोस के लोग देखते ही रह जाते हैं। तभी रास्ते में सोना को दो लड़के मिलते हैं, जो उसे देखकर कहते हैं, अरे भाई, इस लड़की को देख, क्या मस्त माल लग रही है, एकदम बिजली माफिक। हाँ यार, सही कह रहा है तू, इसके ये बिजली के तार देखकर लग रहा है कि करंट वाली होगी।
ओ हाय रे मेरी बिजली 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 बिजली, करंट मारे बिजली 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 बिजली। सोना को लगता है कि दोनों लड़के उसकी तारीफ कर रहे हैं, पर वो धीरे धीरे उसके साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर देते हैं और सोना वहाँ से जाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर मोहन आ जाता है और उन दोनों लड़कों को भगा देता है और फिर उसे देखकर सोना कहती है, थैंक्स यार, आज तुमने मेरी जान बचा ली। अरे थैंक्स की जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे एक बात बोलूं, तुम सच में आज बिजली लग रही हो। अब बस भी करो, मेरी तारीफ करना, मुझे पता है मैं सुंदर हूँ। अब यूं ही दोनों कुछ देर चलते चलते बातें करते हैं, लेकिन अब दोनों हर दिन पार्क में मिलने लगते हैं और एक दूसरे के बेहद ही करीब आ गए थे। एक दिन मोहन सोना को अपने दिल की बात बताकर उससे शादी के लिए पूछता है। ये सुनकर सोना कहती है, देखो मोहन, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी माँ मुझे अपनाएंगी, क्योंकि उन्हें मेरे ये कपड़े नहीं पसंद और मैं एक मॉडल बनना चाहती हूँ और फेमस होने के लिए उर्फी जावेद को फॉलो करती हूँ। मुझे उसका जज्बा और ड्रेसिंग सेंस पसंद है। मैं तुम्हें ऐसे या कैसे भी कपड़े पहनने से मना नहीं कर रहा हूँ। अब बस हम दोनों एक ही काम कर सकते हैं, हम किसी को बताए बिना शादी कर लेते हैं। पर फिर तुम्हारी माँ क्या कहेंगी? कुछ नहीं होगा, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, मान जाएंगी वो। मोहन की बात मानकर सोना उससे शादी कर लेती है और अब वो अपने ससुराल में एक ऐसी साड़ी पहन कर जाती है जो कि पूरी तो ढकी थी, लेकिन उसमें ब्लाउज नहीं था। और जब मोहन के घर की डोरबेल बजती है तो गोमती दरवाजा खोलकर देखती है कि बाहर मोहन और सोना शादी के जोड़े में खड़े थे। ये देखकर गोमती कहती है, हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ। मोहन तूने इस लड़की से शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। अरे सासू माँ, अगर आपको ये बता देती तो क्या आप हमारी शादी होने देती? नहीं ना, इसलिए नहीं बताया आपको। अब बस आप हमारा स्वागत करो, आपके बहू और बेटा घर आए हैं। मैं नहीं मानती तुझे अपनी बहू, और तूने ये क्या पहना हुआ है? अरे कम से कम शादी के दिन तो ढंग की साड़ी पहन लेती। माँ, आप हमें ये बताओ कि क्या आप हम दोनों को अपनाएंगी या नहीं? कभी नहीं। ठीक है, फिर आप अपने इस घर में अकेले रहो, हम जा रहे हैं यहाँ से। अपने एक लौते बेटे को गोमती जाने नहीं दे सकती थी, इसलिए मजबूरन उसे सोना को अपनाना ही पड़ता है। और यूं ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। सोना अपने ससुराल में भी वैसे ही कपड़े पहनती और एक दिन सोना कुतरे हुए फटे चिटे से कपड़े पहन कर आती है। ये देखकर गोमती कहती है, अरे बहू, ये क्या पहनाई? माँ जी, ये उर्फी की नई ड्रेस जैसी ड्रेस है, जिसे देखकर मैंने ये ड्रेस बनाई है। हे भगवान, मैं अब क्या करूं अपनी इस उर्फी की फैन बहू का। मेरा तो जीना हराम कर रखा है इसने। इतना कहकर जैसे ही गोमती अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, वैसे ही उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है और सीढ़ियों में सर लगने की वजह से उसका बहुत खून भी बहता है। ये देखकर सोना जल्दी से अपनी ड्रेस का एक फटा हुआ कपड़ा निकालकर गोमती के सर पर बांध देती है, जिससे खून रुक जाता है। और कुछ देर बाद डॉक्टर जब आते हैं तो वो गोमती को बताते हैं कि समय पर कपड़ा बांधने से उसके खून का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और उसकी जान बच गई। ये सुनकर गोमती अपनी बहू से कहती है, आज तेरी इस फटी हुई ड्रेस ने मेरी जान बचा ली। मुझे माफ करना बहू, मैं तुझे बहुत ही उल्टा सीधा कहती रही। कोई बात नहीं माँ जी, गलती तो सबसे होती है। बहू, तुझे जैसे कपड़े पहनने हैं पहन, पर एक बात याद रख, ऐसा कुछ मत पहनियो जिससे हमारी इज्जत पर बात आए। सोना गोमती की बात मानकर उस दिन के बाद से उर्फी जैसे कपड़े तो पहनती, लेकिन वो जो थोड़े ठीक ठाक होते। अपने पति की आखिरी इच्छा के चलते दामिनी को अपने बेटे जिगर की शादी अपने पति के दोस्त की बेटी सलोनी से करनी पड़ती है, जिसका रंग सांवला होता है। ससुराल में कदम रखते ही जिगर अपना सेहरा उतारकर सोफे पे पटकते हुए कहता है, मिल गया आपको सुकून, इस काली कलूटी को मेरे पल्ले बांधकर। अरे बेटा, मैं कोई खुशी से काली बहू लाई हूँ क्या? तेरे पिता की आखिरी इच्छा के चलते ही मैंने ये सब किया ना। हाँ हाँ, पापा की आखिरी इच्छा के चलते आपने तो मेरी सारी इच्छाओं को आग लगा दी। सासू माँ, ये जिगर जी क्या कह रहे हैं? आपने तो कहा था कि वो इस शादी से बिल्कुल खुश है, तो फिर? देख बहू, उसने तुझसे शादी करके बस अपने पिता की आखिरी इच्छा का मान रखा है और कुछ नहीं। पर मेरी इनसे शादी हुई है, मैं लीगल इनकी पत्नी हो गई हूँ, फिर ये मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? ऐसा है, शादी करके आ गई हो घर में तो शांति से यहाँ के ऐशो आराम के मजे लो और फालतू बातें मत करो।
इतना कहकर जिगर वहाँ से चला जाता है। ससुराल में आते ही सच जानकर सलोनी हैरान रह जाती है और कुछ कह भी नहीं पाती। कुछ दिन बीत जाते हैं। दामिनी सलोनी को बहू मानने लग जाती है, लेकिन जिगर का रवैया सलोनी के लिए नहीं बदलता। एक दिन किचन में दामिनी सलोनी को नाश्ता पकड़ाते हुए कहती है, ले उसके लिए नाश्ता ले जा और प्यार से खाने के लिए कह दियो। पर सासू माँ, वो तो मुझ जैसी काली को देखना भी पसंद नहीं करते, तो कैसे? देखना तो मैं भी पसंद नहीं करती तुझे सासू माँ, लेकिन तू है तो मेरी बहू ना, इसलिए जिगर के करीब जाने की कोशिश कर ताकि तू उसका दिल जीत सके। इतना कहकर दामिनी नाश्ते की टेबल उसे पकड़ा देती है। सलोनी नाश्ता लेकर कमरे में जाती है और बड़ी ही हिम्मत करके प्यार से उससे कहती है, जिगर जी, वो मैं आपके लिए नाश्ता लाई थी। तुमसे किसने लाने को कहा? मैं हॉल में ही आ रहा था। तो वापस ले जाऊं क्या? हाँ नहीं, अब ले आई हो तो रख दो, मैं खा लूंगा। वो मैं सोच रही थी कि इस संडे हम कहीं बाहर चले जाएं, अगर आप बिजी ना हो तो। जरा सा अच्छे से बात क्या कर लूं? तुम समझने क्या लगती हो? अब तुम्हारी जैसी काली बीवी को लेकर घूमने निकलूंगा क्या? अब हमेशा बातें मेरे रंग के ऊपर ही क्यों ले आते हैं घुमा फिरा कर? अरे मैं काली हूँ, कोई बीमारी थोड़ी ना हो जिससे आप दूर दूर रहते हैं। मैं कहना नहीं चाहता, पर तुम खुद ही अपनी कोयले सी शक्ल उठाकर मेरे सामने आ जाती हो। उसके इतना कहते ही सलोनी गुस्से में नाश्ते की प्लेट को टेबल पर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। एक रोज दोपहर के समय डोरबेल बजने पर जब सलोनी दरवाजा खोलती है तो देखती है कि जिगर बाहर किसी लड़की के साथ खड़ा है जो दिखने में बहुत गोरी और सुंदर है। दोनों के गले में फूलों की माला देखकर वो हैरान रह जाती है। तभी उसकी सास उसे आवाज लगाती हुई कहती है, अरे बहू, कौन है दरवाजे पर? बोलना, ऐसे बुत बनकर क्यों खड़ी है? माँ, ये मेरी पत्नी है आमना। मैं इससे प्यार करता हूँ, इसीलिए हम दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। आज से ये इसी घर में रहेगी। ये आप क्या कह रहे हैं? आप होश में तो हैं? मेरे होते हुए आप दूसरी शादी के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? कर सकता है क्या? इस नालायक ने तो कर ली बहू। होश में तो अब आया हूँ, क्योंकि जिसे मैं पसंद करता था आखिर मैंने उससे ही शादी कर ली। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम बेशक यहाँ से जा सकती हो। बिल्कुल, कोई तुम्हें रोकेगा भी नहीं। तुम होती कौन हो मुझे इस घर से निकालने वाली? एक शादीशुदा आदमी से शादी करते हुए तुमने एक बार भी नहीं सोचा? जब जिगर तुम जैसी काली कोयले के साथ खुशी नहीं है तो कैसी शादी? और वैसे भी प्यार तो वो मुझसे करता है। हाय हाय नालायक, यही दिन देखना बाकी रह गया था। बताओ, मेरी काली बहू की गोरी सोतन ले आया। अरे मोहल्ले वाले सुनेंगे तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी गली में? इज्जत रह नहीं जाएगी बल्कि बढ़ जाएगी सासू माँ, क्योंकि आपको मुझ जैसी गोरी चिट्टी बहू मिल गई। अब आप मेरा स्वागत करेंगी या अपनी इस काली बहू से करवाएंगी? सलोनी आंखों में आंसू लिए जिगर को देखती रहती है और रोते हुए कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। रात को खाना भी नहीं खाती। साथ ही उसी समय अपना सामान पैक करने लगती है। तभी उसकी सास वहाँ खाना लेकर आती है और उसे रोते हुए सामान पैक करता देखकर कहती है, अच्छा, कपड़े बांध रही है तो जाने का मन बना लिया तूने। हाँ, अब तेरी सौतन जो आ गई है इस घर में तो तू यहाँ रहकर करेगी भी क्या? वो बात अलग है कि लोग बाग चार बातें बनाएंगे कि काली बहू होने की वजह से ससुराल वालों ने निकाल दिया होगा, ताने देंगे, वो अलग। पर तू कर भी क्या सकती है, क्योंकि अपने हक के लिए लड़ना तो तेरे बस की बात है ही नहीं। क्यों? बस कीजिए सासू माँ, मैं कमजोर नहीं हूँ। अपने रंग को लेकर मैंने बहुत ताने सुने हैं, लेकिन अब मैं और नहीं सहूंगी। वैसे भी मैं क्यों छोड़कर जाऊं? शादी करके इस घर में आई हूँ, भागकर तो नहीं आई। अगर कोई इस घर से जाएगा तो वो होगी मेरी सौतन। दामिनी की कही बातें उस पर असर कर जाती है, जिसके बाद वो अपने बैग से सारे कपड़े बाहर निकालती है और दामिनी के हाथ से खाना खाने लगती है। अगली सुबह वो नहा धोकर जैसे ही किचन में पहुंचती है तो आमना वहाँ कॉफी बना रही होती है। तभी वो गैस बंद कर देती है। अरे ओ, ये क्या किया? क्यों अंधी है? दिखाई नहीं देता मैंने क्या किया? और तू किचन में आई कैसे? तुझे किसने आने दिया यहाँ पर? या तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, कम से कम बातें तो ढंग की किया करो। क्यों सुबह अपना ये काला सा थोपड़ा लेकर मुझसे भिड़ने चली आई? हाँ, पहली बात तो ये कम दिमाग की औरत की मैं काली नहीं हूँ, सांवली हूँ।
दूसरी बात ये किचन, ये घर मेरा है। यहाँ किसी का भी फालतू आना मैं जरूरी नहीं समझती, और खास करके तब जब मैं यहाँ हूँ। इसलिए अपनी ये आधी उबली कॉफी लेकर यहाँ से चली जाओ। अरे ओ सावली सलोनी, अरे बहू चाय नाश्ता नसीब होगा या नहीं? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, कोई नाश्ता देगा कि नहीं? जी ला रही हूँ। कुछ देर में सलोनी नाश्ता लेकर बाहर आती है तो आमना एक प्लेट में ब्रेड बटर लेकर खुद खाने बैठ जाती है। सलोनी नाश्ता परोसती है, जिसे खाकर जिगर कहता है, आज के पोहे लाजवाब बने हैं, तुमने बनाया आमना? पोहे? हाँ। अच्छा, तो अपने बनाए ये पोहे छोड़कर सूखी ब्रेड क्यों ठूस रही है? कितना झूठ बोलती है ये दूध की धुली। नाश्ता बहू ने बनाया है। छोड़िए ना सासू माँ, अभी ये गैस के सामने नाश्ता बनाने बैठ जाएगी तो इसका कोरा रंग मुझ जैसा सांवला नहीं हो जाएगा। आमना ये क्या है? मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे लिए नाश्ता तुम ही बनाओगी। फिर मैं तो किचन में गई थी लेकिन फिर लौट गई। बेचारी को अपना रूप निखारने के लिए मेकअप जो करना था। चलो, कम से कम मेरी बहू को मेकअप में समय खोटी करने की आदत तो नहीं है। वो यूं काली कोयले से ही जचती है। सासू माँ, मतलब तू मेकअप का मुखौटा तो नहीं पहनती ना, ये कहना चाह रही थी। इस तरह समय बीतता है और सलोनी जिगर के दिल में अपनी जगह बनाने की और आमना को उससे दूर रखने की लगातार कोशिश करती है, जिससे जिगर भी सलोनी को समझने लगता है। एक दिन जिगर जैसे ही नहाकर बाहर आता है, अचानक सलोनी से टकरा जाता है और सलोनी उसकी बाहों में गिर पड़ती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। तभी वहाँ पर फोन में गाने सुनती हुई आमना आती है और दोनों को साथ देखकर गुस्से से भर जाती है। और ये सब बाहर से देख रही दामिनी कहती है, अब होगा काली बहू और गोरी सोतन में घमासान। भगवान, मेरी कलूटी बहू का साथ देना। बहुत बढ़िया, मेरा पति अपनी पहली पत्नी से रोमांस फरमा रहा है। यहाँ मैं तुम्हारे लिए इसको घर में सौतन की तरह बर्दाश्त कर रही हूँ और तुम हो कि खुद ही में लगे पड़े हो। सही है, मैं ही पागल थी जो सब जानते हुए भी तुमसे शादी कर बैठी। आमना, ऐसा कुछ नहीं, तुम रहने दो। आखिर इस कल्लो माई ने तुम्हारे दिल में जगह बना ही ली ना, तो ठीक है, तुम रहो इसी के साथ, क्योंकि मैं अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतना कहकर वो अपना बैग उठाए घर से बाहर जाने लगती है। जिगर उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो पलटकर उसे एक जोरदार चाटा लगाती है। ये देखकर सलोनी आमना को एक चटाकेदार चाटा मारती है और उसे धक्के देकर वहाँ से निकाल देती है। तभी दामिनी कहती है, क्यों रे नलायक, देख लिया गोरी बीवी लाने का अंजाम। वो गोरी तुझे चाटा मारकर निकल गई और इस काली ने तेरे लिए उसे चाटा मारा। इसलिए रंग नहीं, इंसान का दिल साफ होना चाहिए बेटा। जिगर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सलोनी से माफी मांगता है। साथ ही उसे अपनी पत्नी होने का दर्जा देने का भी वादा करता है। अनन्या एक बेहद ही स्टाइलिश और मॉडर्न लड़की थी। उसको बड़े बड़े झुमके पहनने का बहुत शौक था। उसने लगभग हर राज्य के खास झुमकों का कलेक्शन बनाया हुआ था। एक शाम को वो अपनी दोस्त की शादी में जाने के लिए अपने सबसे प्यारे और भारी बरेली के झुमके पहनकर तैयार थी। उसको ऐसे भारी झुमके पहना देखकर उसकी माँ डिम्पल बोलती है, अनन्या बेटा, तेरे ये कान ना झुमके पहनने लायक नहीं बचेंगे। इतना भार देती है इन पर, किसी दिन कट के गिर जाएंगे। अरे माँ, आप चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, मैं इनको आराम से संभाल लूंगी। अच्छा, जो करना है कर, और सुन, जल्दी आ जाइयो वापस। ठीक है माँ, पहले जाने तो दो। अनन्या तैयार होकर अपनी दोस्त बरखा की शादी में जाती है, जहाँ उसके बड़े बड़े झुमके देखकर एक रमन नाम का लड़का बोलता है, अरे अरे मैडम, खुद से बड़े झुमके पहने बैठी हो, गिर गई तो संभाल नहीं पाएगा कोई। ओ जस्ट शट अप, मुझे खुद को संभालना आता है, ज्यादा बकवास मत करो, आवारा कहीं के। अरे मैं तो बस बता रहा था, बाकी इससे अच्छे अच्छे झुमके तो मेरी शॉप पर हैं। क्या तुम्हारी झुमके की शॉप है? कहाँ पर है और वहाँ लेटेस्ट कलेक्शन है क्या? जी हाँ, पूरे शहर की सबसे मशहूर झुमके वाली दुकान है। ये लो मेरा कार्ड, इस पर मेरा नंबर भी है। अगर आपको झुमके लेने हो तो जरूर आना, डिस्काउंट कर दूंगा। ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। और आपसे ऐसा बर्ताव करने के लिए सॉरी। वो मेरे झुमकों पर कोई कमेंट करता है ना, तो मुझे गुस्सा आ जाता है। कोई नहीं जी, चलिए मेरी शॉप पर दोबारा मिलेंगे। अनन्या रमन से बात करने के बाद अपनी दोस्त को शादी का तोहफा देकर कुछ देर बाद में घर वापस आ जाती है
और अगले दिन वो रमन के दिए हुए कार्ड को देखकर बोलती है, आज इसकी दुकान पर जाकर बड़े बड़े झुमके लूंगी जो पूरे शहर में किसी के पास नहीं होंगे। अनन्या तैयार होकर अपनी ड्रेस से मैचिंग के झुमके पहनती है और रमन की शॉप पर जाती है, जहां उसको देखकर रमन बोलता है, अरे मैडम आप आइए आइए, मेरी शॉप में आपका स्वागत है। अरे मैडम नहीं, अनन्या बोलो। और शॉप तो बहुत अच्छी है आपकी, अब जरा झुमके भी दिखा दीजिए। जरूर, पहले आप ये बताइए ना कि आप क्या लेंगी, चाय, कॉफी या ठंडा? जी झुमके, मेरे लिए झुमकों से प्यारा कुछ भी नहीं है, तो वही दिखा दीजिए। जी ठीक है, आपको इस शहर के सबसे अच्छे और मशहूर झुमके दिखाता हूँ। रमन अपनी दुकान के सबसे बेहतरीन झुमके अनन्या को दिखाता है और उसको सारे झुमके बहुत पसंद आते हैं, लेकिन पैसों की कमी के कारण वो बोलती है, अरे आप ऐसा कीजिए कि बस 2 पेयर झुमके दे दीजिए, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि ये सब ले पाऊँ। अरे आप पैसे की चिंता मत करिए, जो भी पसंद है बस ले लीजिए, पैसे बाद में दे देना। सच में? फिर तो आप ये सारे पैक कर दो। अनन्या सारे झुमके पैक करवा लेती है और बदले में अपना नंबर रमन को दे जाती है। कुछ समय बाद में दोनों का मिलना जुलना कुछ बढ़ जाता है और रमन अब अनन्या से प्यार करने लगता है। वो उसको हर मीटिंग पर एक नया झुमका दिया करता। ऐसे ही एक दिन वो अपने प्यार का इजहार करने के लिए अनन्या से मिलकर बोलता है, अनन्या मुझे तुमसे कुछ कहना है, बोलूं क्या? पहले ये बताओ आज कौन से झुमके लाए हो? झुमकों का तो पूरा सेट लाया हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी एक बात सुनो। तेरे दिल को मेरे दिल से जोड़ लेना चाहता हूँ। जैसे तेरा झुमका है तेरे कानों के सहारे, वैसे मैं अपना दिल तेरे सहारे छोड़ देना चाहता हूँ। क्या मतलब? मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? अरे यार, इसने तो मुझे प्रपोज ही कर दिया। अब अगर मना किया तो कहीं झुमके दिए बिना ही ना चला जाए और इंतकाम में आकर पहले दिए सारे झुमके वापस ना मांग ले। ऐसा करती हूँ, हाँ ही कर देती हूँ। क्या हुआ, जवाब दो ना। हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, अब झुमके दो। अनन्या झुमकों के लालच में रमन को हाँ कर देती है, जिसके बाद रमन उसके साथ शादी के ख्वाब देखने लगता है। लेकिन अनन्या को सिर्फ झुमकों से प्यार था। एक शाम जब वो रमन से मिलकर घर वापस आती है तो उसकी माँ डिम्पल बोलती है, अनन्या बेटा, तेरे लिए एक बहुत बड़े घर का रिश्ता आया है। क्या? पर माँ, मुझे नहीं करनी शादी वादी। पर क्यों? अगर तुझे कोई और पसंद है तो बता दे, वरना बेटा ये रिश्ता बहुत अच्छा है। लड़का ज्वेलरी शॉप का मालिक है और उनकी इस शहर में नहीं बल्कि कई शहरों में दुकानें हैं। क्या? अच्छा, तो मतलब मुझे अलग अलग शहर के मशहूर झुमके पहनने को मिलेंगे। अनन्या, तुझको झुमकों का शौक है ठीक है, लेकिन शादी कोई खेल नहीं है कि तुझे झुमके मिलेंगे तो इसीलिए करेगी। प्यार भी जरूरी होता है बेटा, इसलिए सोच समझ के फैसला ले। अगर तुझे कोई और पसंद है या किसी और से प्यार है तो बता दे, मैं तेरी उससे शादी करवा दूंगी। यार, अगर रमन से शादी हुई तो इसी शहर में बनकर रह जाऊंगी और तो और पूरी जिंदगी आर्टिफिशियल झुमके पहनने पड़ेंगे। बता जल्दी, क्या है तेरा फैसला? माँ, आप हाँ बोल दीजिए, मैं यही शादी करूंगी। ठीक है, मैं कल लड़के वालों को बुला लेती हूँ, तो तैयार रहियो। अपनी माँ की बात सुनने के बाद में अनन्या कमरे में आती है और बोलती है, अब इस रमन का क्या करूँ? ऐसा करती हूँ, उसको बोल देती हूँ कि मेरी माँ हमारे रिश्ते के लिए मान नहीं रही, इसलिए तुम मुझे भूल जाओ। हाँ, यही सही होगा। वैसे भी अब वो मेरे किसी काम का नहीं है, सारे लेटेस्ट झुमके तो मैंने उससे ले ही लिए हैं। अब कल कौन सा पहनूं ये डिसाइड कर लेती हूँ। अगले दिन अजय नाम का लड़का अपनी माँ अनुराधा के साथ में अनन्या के घर आता है। कुछ देर बाद में अनन्या एक बेहद सुंदर ड्रेस और बड़े बड़े झुमके पहनकर सबके सामने आती है। अजय उसको देखकर बोलता है, हेलो अनन्या जी, मैं आपके लिए एक तोहफा लाया हूँ, ये लीजिए। अरे वाह, पहली मुलाकात में तोहफा। अरे बेटी, वो क्या है ना, मेरे बेटे ने जब पहली बार तुम्हारी फोटो देखी थी तभी पसंद कर लिया था, इसलिए हमारी तरफ से तो हाँ ही हाँ है। वो तो बस फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ आ गए हम बात पक्की करने। अरे मेरा तोहफा तो खोल के देखो। अनन्या अजय का दिया हुआ तोहफा खोलती है तो उसमें डायमंड के इयररिंग मिलते हैं। उसे देखकर अनन्या खुश होकर बोलती है, वाह, बहुत अच्छे हैं। आपको किसने बताया कि मुझे इयररिंग्स पसंद है? मैंने। रमन की आवाज सुनकर अनन्या हैरान हो जाती है और उसको सबके सामने देखकर उसके पसीने छूट जाते हैं। तभी उसका डरा हुआ चेहरा देखकर डिम्पल बोलती है, क्या हुआ अनन्या?
और बेटा तुम कौन हो? क्या तुम जानते हो मेरी बेटी को? जी आंटी, मैं आपकी बेटी को अच्छे से जानता हूँ और वो भी मुझे अच्छे से जानती है। वो माँ, ये मेरा दोस्त है। झूठ, ये तुम्हारा दोस्त नहीं बॉयफ्रेंड है जिससे तुम बहुत प्यार करती हो। अरे नहीं, ये झूठ है, मैं इससे प्यार नहीं करती। बस करो अनन्या, और कितना झूठ बोलोगी। अरे यार, तुमको मेरे प्यार की कदर नहीं थी। झुमको का क्रेज इतना बढ़ गया कि तुमने एक पल नहीं लगाया मुझे ठुकराते हुए। वो तो अजय मेरा दोस्त है, इसलिए इसने मुझे तुम्हारी फोटो दिखाई और बताया कि इसकी तुमसे शादी होने वाली है, वरना मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि तुम इजहार मुझसे और शादी किसी और से करने जा रही हो। ऐसा नहीं है रमन, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। अरे ये कैसी लड़की है? अभी बोल रही थी प्यार नहीं करती, अब बोल रही है कि बहुत प्यार करती हूँ। बड़ी अजीब है ये तो। अजय बेटा चल, रमन आगे खुद संभाल लेगा। हाँ भाई, शुक्रिया। अरे भाई, शुक्रिया तेरा कि तूने मुझे ऐसी लालची लड़की के साथ फंसने से बचा लिया। अजय अपनी माँ के साथ वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अनन्या की माँ रमन से बोलती है, बेटा मुझे ये तो बताओ बात क्या हुई, ये लोग चले क्यों गए? रमन डिम्पल को सारी बात बताता है कि कैसे वो और अनन्या एक दूसरे से प्यार करते थे और साथ ही उसके हर मीटिंग पर वो उसे झुमके दिया करता और उसे शादी भी करना चाहता था, लेकिन अनन्या ने उसके प्यार को ठुकराकर बिना बताए अजय से शादी के लिए हाँ कर दिया। ये बात सुनकर डिम्पल अपनी बेटी अनन्या को एक थप्पड़ मारकर बोलती है, तुझे मैंने कहा था ना कि अगर किसी और से प्यार करती है तो बता दे और ये शादी झुमकों के लालच में मत कर। आज तूने मेरी नाक कटा दी। एक अच्छे लड़के को बस इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुझे उससे बेहतर झुमके दिलवाने वाला मिल गया। शर्म आती है मुझे तुझे अपनी बेटी कहते हुए। अब चाट पूरी जिंदगी इन झुमकों को, क्योंकि रमन को तो तूने खो दिया और अजय तो तेरा कभी हुआ ही नहीं। अनन्या के झुमकों के लालच ने उससे इतना प्यार करने वाला इंसान तो छीन ही लिया, साथ ही साथ उसने अपनी माँ का भरोसा भी खो दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।